मुझे इश्क है तुम्हीं से भाग टू। वह लड़खड़ा कर पीछे हटा। गोली उसके बाजू को छूकर गुजरी थी। गोली की आवाज़ सुनते ही साह बीवी दौड़ती हुई उनके कमरे में आई। अंदर का नज़ारा देखकर वह डर गई। अयांश को समझ नहीं आया कि क्या करे, जबकि माहिरा अभी भी अयांश के ऊपर पिस्तौल ताने हुई थी। आलिया भी वहां पहुंची और उसने माहिरा के हाथ से पिस्तौल छीन ली। इस बार माहिरा की पकड़ पिस्तौल पर ढीली पड़ गई थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान अयांश की तरफ था। उसके बाजू से खून नीचे गिर रहा था। माहिरा के दिल को तकलीफ हुई थी। वह टकटकी लगाए उसे देखे जा रही थी। आलिया ने पिस्तौल का मुंह माहिरा की तरफ मोड़ा। गोली चलाओ आलिया, मार दो इस लड़की को, इसने मेरे अयांश को मारा है, अनीला बेगम रोते हुए चिल्लाई। इससे पहले कि आलिया कांपते हाथों से पिस्तौल चलाती, अयांश ने आगे बढ़ते हुए माहिरा को अपने पीछे कर लिया। वह अयांश की यह हरकत देखकर हैरान रह गई। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान ले लूंगा मैं उसकी। वह एक बाजू से दूसरे बाजू को थामकर दर्द बर्दाश्त करता हुआ तड़प कर बोला, अयांश, इसने तुम पर गोली चलाई है, तुम्हें मारना चाहा और तुम इसे बचा रहे हो। अनीला बेगम ने हैरानी से पूछा, यह हमारा आपसी मामला है, एक छोड़ो, 10 गोलियां उतार दे मेरे सीने में, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। यह गन मुझे दो। अयांश ने गुस्से से कहते हुए आलिया से पिस्तौल ले ली। उसके बाजू से खून अभी भी गिर रहा था, जिसे देखते हुए माहिरा ने अपना दुपट्टा उसके बाजू पर लपेटना चाहा। वह और ज्यादा पत्थर दिल नहीं बन सकती थी, वह उन जैसी नहीं बन सकती थी। अयांश ने गुस्से से अपना बाजू माहिरा के हाथ से छुड़ाया और आलिया से पिस्तौल ली। आप दोनों जाइए यहाँ से। वह अनीला बेगम और आलिया को बोलते हुए वहीं एक तरफ बैठ गया। अयांश, गोली लगी है तुम्हें और तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। बेटा चलो मेरे साथ। अनीला बेगम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा तो अयांश ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे पता है आपको मेरी कितनी फिक्र है, जाइए यहाँ से, वह ऊंची आवाज में बोला। अनीला बेगम हैरानी से आलिया को देखती हुई वहां से चली गई। आलिया भी मुंह बनाते हुए बाहर निकली। अयांश ने एक नज़र परेशान हालत में खड़ी माहिरा को देखा। तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लेकर जा सकती हो, अयांश ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए धीमी आवाज में कहा। उसे लग रहा था जैसे वह बेहोशी के करीब जा रहा है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने जल्दी जख्म पर दवा नहीं लगाई तो बहुत बुरा हो सकता था। अपनी शर्ट के बटन भी उससे ठीक से नहीं खुल रहे थे। अयांश ने उसकी पहचान जानने के बाद भी उसे वहां से जाने को कहा था। माहिरा को यकीन नहीं आया। 3 बटन ही खुले थे और उसकी सांस फूलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माहिरा ने सब कुछ भूलकर आगे बढ़कर उसकी शर्ट का आखिरी बटन भी खोला और उसकी शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर दिया। अयांश ने हैरानी से आंखें खोली। जाओ यहाँ से माहिरा, इस मौके का फायदा उठाओ, वरना मैं ठीक हो गया तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कैद कर लूंगा। उसका हाथ थामकर अपने ऊपर खींचता हुआ वह धीमी आवाज में बोला। यह सुनकर माहिरा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। मेरे अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है अयांश, मैं एक मरते हुए इंसान को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपना दुपट्टा फाड़ती हुई उसके जख्म पर दुपट्टा लपेटने लगी। वह गहरी सांसें भरते हुए आंखें बंद करते अयांश को देख रही थी। अयांश, अयांश आंखें खोलो। वह घबरा गई थी। अयांश ने मुश्किल से आंखें खोलते हुए उसे देखा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, प्लीज उठो। वह इस वक्त कहीं से भी पहले वाली माहिरा नहीं लग रही थी, जो उसके खून की प्यासी थी और उसे मार डालना चाहती थी। अयांश ने ना में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। एक सुकून सा उतरा था उसके अंदर, यह जानकर कि सामने खड़ी लड़की को उसकी फिक्र है। वह यही सोचते हुए अपने होश और हवास खो गया। उसे जैसे ही होश आया, उसने खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। अनीला
बेगम उसके पास थी, जबकि एक तरफ आलिया भी बैठी हुई थी। उसकी नज़रों ने माहिरा को ढूंढना चाहा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अयांश, कैसे हो आप? अनीला बेगम ने रोते हुए पूछा। माहिरा कहाँ है? अयांश के मुंह से माहिरा का नाम सुनकर अनीला बेगम बुरा सा मुंह बना गई। उस लड़की ने तुम्हें गोली मारी है और तुम अब भी उसी के बारे में पूछ रहे हो। हैरत है मुझे तुम पर। अनीला बेगम नाराजगी से बोली। लेकिन अयांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम उसे भूल जाओ और अपनी फिक्र करो। अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अयांश, आलिया ने प्यार जताते हुए कहा। अयांश दिल ही दिल में सोच रहा था, काश कि मुझे पहले पता चल जाता कि तुम ईमान की बहन हो, तो मैं ना तुमसे शादी करता और ना तुम्हें दिल में बसाता। वह तकलीफ से आंखें बंद कर गया। अयांश, जब हमारी शादी होगी तो हम ना इस कमरे को नए तरीके से डेकोरेट करेंगे। अयांश की बहुत अच्छी दोस्त थी ईमान, वह उसे पसंद करती थी और यही शहर के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वो अयांश पर दिलो जान से फिदा थी। शुरू में अयांश ने उसे ठुकराया था, जिस पर ईमान ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तब अयांश ने उसे बचा लिया और अयांश ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उन्हीं दिनों उसके दादा की वसीयत खुलनी थी और अयांश को वसीयत के मुताबिक शर्त पूरी करनी थी। 3 महीने बाद उस वसीयत का दूसरा हिस्सा भी खुलना था, लेकिन मंगनी के कुछ दिन बाद वह अपने दोस्त के पापा के लिए इलाज की खातिर देश से बाहर चला गया था और जब वह वापस आया तो उसे एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली। ईमान की अचानक डेथ। उसकी मौत की खबर सुनकर वह सुन्न हो गया। उसने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाया। समय गुजरता गया। ईमान की मौत के बाद वह कितने दिन यूं ही उसकी यादों में जीता रहा। फिर धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट आया। उसने सिर्फ यही पता लगाया कि उसे गोली लगी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अयांश का दिल तो यकीन ही नहीं कर पाया था, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ईमान की मौत को 2 महीने हो चुके थे और 2 महीने बाद ही उसकी ज़िंदगी में माहिरा आई थी, जो अयांश की ज़िंदगी में हलचल मचा गई। वह इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़ा था। वह 2 साल बाद इंडिया वापस लौट रहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने माहिरा को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि वह कहाँ चली गई। उसके दिल ने उसे चाहा था। ईमान उसकी दोस्त थी और हमेशा उसने उसी दोस्त की तरह ही चाहा था, पर माहिरा में कुछ अलग था। वह समझ नहीं सका कि शायद वो उसे अपना दिल दे बैठा था और वह बिना कुछ कहे, बिना कोई बात कहे, बिना कोई सफाई दिए उसे छोड़कर चली गई थी। 1 महीने बाद दादा की वसीयत का दूसरा हिस्सा भी खुल गया, जिसमें साफ कहा गया था कि अयांश को अपनी शादी 3 महीने तक रखनी है। इसके बाद अगर 3 महीने तक उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है और वह हवेली को बारिश देती है तो यह शादी कायम रहेगी, वरना इस शादी को ख़त्म करके अयांश अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि माहिरा कहाँ है। उसे क्या पता था उसके बारे में? कुछ भी नहीं। वसीयत के मुताबिक सब कुछ अयांश के नाम हो गया था। वह जानता था कि दादा ने सिर्फ उसकी शादी की खातिर यह शर्त रखी थी, वरना ऐसी अजीब शर्त कौन रखता है भला। वह गहराई से सोचते हुए सिर झुकाकर वहां से उठ गया। फिर वह इंडिया में ज़्यादा देर नहीं रुका। वह अमेरिका चला गया अपनी ड्रामा सर्जरी की फेलोशिप पूरी करने के लिए। पूरे 2 साल बाद वह इंडिया वापस लौटा। अनीला बेगम उसे देखकर बेहद खुश हुई। उनका मन तो किया बस वह सामने बैठा रहे और वह उसे प्यार से देखती रहे। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए वह अब उनके लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। तुम 2 साल तक मुझसे दूर रहे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं। वह दुखी होकर बोली, दादी अपना ख्याल रखा करें, ऐसे लापरवाह होना तो ठीक नहीं है। वह उन्हें बीपी की गोलियां देता हुआ अभी भी फिक्र से कह रहा था, बस अब यही मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा घर बसता देख सकूं।
तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिला सकूं, यह अरमान ही अधूरा रह गया। वह उदासी जता रही थी। उनकी बात पर बेकाबू होकर अयांश को माहिरा की याद आ गई। उसे वह रात याद आ गई जो उसने माहिरा के साथ गुजारी थी। उसके जाने के बाद तो उसने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वह उसकी बीवी थी, उसका जुनून थी, उसके दिल में बसती थी। लेकिन इन सब यादों के बावजूद वह यह नहीं जानता था कि इस वक्त उसकी बीवी कहाँ है। आप यह दवा टाइम से लिया करें दादी। वह फिर से उनकी बात बीच में काटता हुआ बोला। अब तो आलिया की भी शादी हो गई है। अयांश, मेरे बच्चे, तुम भी शादी कर लो। मुझे जीते जी यह खुशी दिखा दो। दादी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं माहिरा की जगह किसी को नहीं दे सकता। वह दिल पर पत्थर रखकर साफ अंदाज में बोला। तो अनीला बेगम चुपचाप उसे देखती रह गई। अब वह अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी ज्यादतियां याद आ रही थी जो उन्होंने अयांश के साथ की थी। वक्त जैसे थम गया था। उसने फिर से अस्पताल ज्वाइन कर लिया था। अब वह अपने फार्म हाउस पर बिल्कुल नहीं जाता था। वहां जाता तो फिर से माहिरा की पुरानी यादें उसके दिल में घर करने लगती थी और वह आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद वह आज भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां माहिरा उसे छोड़कर गई थी। वह हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था कि एक लड़की भागती हुई उसके पास आई। वह वहीं रुक गया। प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस बच्चे को चेक कीजिए। वह रो रही थी। क्या हुआ इस बच्चे को? अयांश परेशान हो उठा। उस बच्चे को देखकर वह 1 साल से ज्यादा का लग रहा था, लेकिन पूरी तरह शांत था। उसकी आंखें बंद थी। पता नहीं यह आंखें ही नहीं खोल रहा। इसे चेक कीजिए, आप डॉक्टर हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वह हाथ जोड़कर मिन्नत कर रही थी। ठीक है, आप रोइए मत, इसे मुझे दीजिए। अयांश ने उसे गोद में उठाया तो एक अजीब सी कशिश उसने उस बच्चे की तरफ महसूस की। उसका दिल किया इस बच्चे को अपने सीने से कसकर लगा ले, लेकिन उसने अपनी जज्बात पर काबू पाया और उस बच्चे को लिए अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। उसे सीधा बच्चों के वार्ड में ले जाकर उसकी सांसें चेक की, जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। उसकी नब्ज भी चेक की, उसकी धड़कन भी चेक की। इस बच्चे का हर तरह से चेकअप किया गया, लेकिन वह पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। अयांश ने हल्के से उस बच्चे के चेहरे को छुआ, उसको थपकी दी, उठाने की कोशिश की तो उस बच्चे ने हलचल कर अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें बिल्कुल माहिरा की तरह थी। एकदम से उसे माहिरा की याद आ गई। वह पीछे हटा तो बच्चा उसे देखता हुआ धीमा सा मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उस बच्चे ने अयांश का हाथ थामना चाहा। अयांश ने अपना मजबूत हाथ उसके छोटे से हाथ में थमाया तो बच्चा खिलखिलाकर हंस दिया। पीछे खड़ी लड़की के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। उस लड़की ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और चुपके से उसकी तस्वीर खींची, फिर मोबाइल वापस अपनी पॉकेट में डाल लिया। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। उस लड़की ने आगे बढ़कर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। क्या उम्र है इस बच्चे की? अयांश ने उसे जाते हुए देखा तो दिल के हाथों मजबूर होकर पूछ लिया। 1 साल 3 महीने। उसने बहुत प्यार से अपने बेटे को चूमते हुए अयांश की बात का जवाब दिया। आपकी फीस डॉक्टर साहब, उसने अचानक याद आया तो पूछने लगी। नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए फीस नहीं चाहिए। अयांश की नज़रें उस बच्चे से हट नहीं रही थी, जबकि वह बच्चा भी उसे देखता हुआ लगातार मुस्कुराए जा रहा था। इससे पहले कि वह लड़की बच्चे को लेकर बाहर निकलती, इस बच्चे ने अयांश की तरफ अपनी बाहें फैलाई, जैसे कह रहा हो कि मुझे अपनी गोद में उठाओ। यह देखकर अयांश रह नहीं पाया और दिल के हाथों मजबूर होता हुआ उसे अपनी गोद में भर लिया। वह बच्चा उसकी गोद में आते ही सुकून महसूस करता हुआ बहुत खुश हुआ, जबकि अयांश का भी यही हाल था। उसका जी चाहा वह उसे यूं ही अपने सीने से लगाए रखे और
जिंदगी तमाम हो जाए, पर उसे जाना था। वह लड़की अपना बच्चा लेकर चली गई। अयांश का दिल एकदम से बूझ गया। उसके दिल ने ना जाने क्यों उसे कुछ अलग सा एहसास दिलाया था। वह बेकाबू होकर पीछे मुड़ा और उस लड़की का पीछा करता हुआ बहुत एहतियात से उसके पीछे गाड़ी लग गया। वह लड़की टैक्सी करवा कर जा रही थी। अयांश की गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे ही थी। फिर वह एक बंगले पर जाकर रुकी और बच्चा लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। अयांश कितनी ही देर यूं ही गाड़ी में बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों इस लड़की का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, जो कि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। अचानक से हवाओं ने रुख बदला और तेज आंधी तूफान की तरह बारिश शुरू हो गई। वह सिर झटक कर गाड़ी वापस मोड़ रहा था कि गेट के नेम प्लेट पर नाम पढ़ता वह बुरी तरह से चौंक गया। हमदानी हाउस। उसकी दिल की धड़कनें तेज हुई। वह फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और जाकर दोबारा से नेम प्लेट पढ़ने लगा। उसे लग रहा था अंधेरे की वजह से शायद उसे पढ़ने में गलतफहमी हुई है। कहीं यह उसकी आंखों का धोखा तो नहीं, लेकिन वहाँ हमदानी हाउस ही लिखा था। इसका मतलब यह माहिरा का घर था। वह जिसे खुद को यकीन दिला रहा था कि वह यहाँ नहीं है, यह जानकर आंसुओं से रोने लगा। उसे कुछ अलग सा महसूस क्यों हो रहा था। अब उसे पता चल रहा था। उसने बेल बजाई तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मुझे माहिरा हमदानी से मिलना है। वह पूरे यकीन से उसका नाम लेता हुआ वहाँ बारिश में भीगने लगा। आप कौन हैं? उस चौकीदार ने अयांश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उनका बहुत करीबी। आप उनसे जाकर कहें अयांश उससे मिलने आया है। वह इनकार नहीं करेगी। चौकीदार उसकी बातें सुनता हुआ उसे वही इंतजार करने को कहकर खुद अंदर चला गया। यह पल अयांश ने कैसे काटे वह वही जानता था। एक एक सेकंड उसे एक एक साल के बराबर लग रहा था। वह बेचैनी से बाहर खड़ा बारिश में भीगता हुआ चौकीदार के वापस आने का इंतजार कर रहा था। गेट खुल चुका था। चौकीदार ने अंदर आने की इजाज़त दे दी। वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। वह पूरी तरह भीग चुका था। सामने बड़े से हॉल में खड़ी वह दिखाई दी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अयांश गहरी सांस बाहर निकालते हुए उसे चेहरा घुमाते देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि चेहरे पर एक मुस्कान थी। बहुत बुरी हो तुम लड़की, चाहने वालों को कौन यूं तड़पाता है? वह सीने पर हाथ रखकर बोला। तो मुंह फेरे खड़ी माहिरा ने अपना होठ भींच लिया था। 2 साल, 1 महीना, 8 दिन, 40 घंटे और 32 सेकेंड मुझसे दूर दूसरे शहर में रहे, तब नहीं याद आया कि कौन बुरा है। वह दुगने दर्द से बोलती हुई उसे बहुत अपनी लगी। तुम छोड़कर गई थी, मैं नहीं। उसके सामने का हसीन चेहरा देखते ही उसके दिल में हलचल हुई। उसका मन किया आगे बढ़कर फौरन से उसे अपनी बाहों में भींच ले। तो क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं गई थी? यह दुनिया छोड़कर गई थी कि वापस आना नामुमकिन था? उसके होठों पर वह अपने भारी हाथ की पकड़ जम गया। मत छूइए मुझे। आपने तो एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। शुक्र किया कि जान छूट गई। वह रूठे अंदाज में बोलती हुई पलटी। अयांश ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा उसके सीने से जा लगी। दोनों ही एकटक एक दूसरे को देखते चले गए। वक्त जैसे वहीं थम गया था। उन दोनों के दिल एक ही ताल पर धड़क रहे थे। नजरों में न जाने कब की प्यास थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। तुम मुझे अपनी बहन का कातिल समझती थी, वह शिकायत भरे अंदाज में बोला। सच्चाई जान गई थी। उसने यूएसबी में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। आप यहाँ नहीं थे तो वह किडनैप हुई थी, उसके साथ ज्यादती हुई और उसने खुदकुशी की थी। उसे कोई गोली नहीं लगी। उसने मरने से पहले मेरे लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने यही कहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों चले गए और मैं उससे इंसाफ दिलाऊं। मुझे लगा वह आप हैं, जबकि आप तो कुछ जानते भी नहीं थे। आप यहाँ थे ही नहीं। उसकी ज़िंदगी से जुड़े वह सबूत उसने आपके कमरे में लॉकर बनाकर उसमें रखा था। मुझे उस
तक पहुंचना था। वह कहती थी, वह दरिंदा है। मुझे लगा वह आपके लिए कहती थी, लेकिन वह उसके लिए बोलती थी जिसने उसे अगवा किया था। माहिरा ने गहरी सांस बाहर निकालते हुए उसे सारी सच्चाई बता दी। अयांश ने दुख से सिर ना में हिलाया। काश मैं जान पाता तो उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देता। उसे सजा मिल चुकी है। पुलिस ने उसे ढूंढ लिया है। ईमान को स्केच बनाने का बहुत शौक था। उसने उस किडनैपर और रेपिस्ट का स्केच बनाकर उसे यूएसबी में दे दिया था। उसकी मदद से असली कातिल पकड़ा गया। मेरी सजा कब खत्म होगी? उसको और ज्यादा सीने में भींचता हुआ बोला। आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया अयांश। वह दिल बड़ा करते हुए उससे माफी मांग रही थी। एक शर्त पर वह मुस्कुराया था। माहिरा ने भौहें उठाकर उसे देखा। वह बच्चा कहाँ है? मुझे सच जानना है, वह बेचैनी से पूछ रहा था। उसकी बात पर माहिरा के होठों से प्यारी सी मुस्कान को छुआ। माहिरा ने नैना को आवाज दी तो वह छोटे निहाल को वहां ले आई। बच्चा उसे थमाकर वह वापस पलट गई। यह वही लड़की थी जो उस बच्चे को अस्पताल लेकर आई थी। यह हमारा बेटा है अयांश, आपका बेटा निहाल। अयांश की आंखों से आंसू बह निकले। चलो घर चलें, फिर मैं अपने बच्चे और बीवी को ढेर प्यार करूंगा, वह प्यार भरे लहजे में बोला। माहिरा ने पीछे खड़े अपने पापा को देखा तो उन्होंने उसे जाने का इशारा कर दिया। माहिरा उसका हाथ थामे घर की दहलीज पार कर गई। उनका रुख अब शाह हवेली की तरफ था। अनीला बेगम छोटे निहाल से मिलकर फिर से जी उठी थी। उन्होंने माहिरा को दिल से कबूल कर लिया था। निहाल को अनीला बेगम के पास सुलाकर वह उसके लिए कमरे में आया था और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। प्यास थी 2 साल की जो मिट नहीं रही थी और माहिरा ने उसका साथ पाकर खुद को उसके हवाले कर दिया, क्योंकि वह उसके दिल की राह का मुसाफिर बन चुका था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।